Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you all in our YouTube platform channel. Today we will discuss some important MCQs of the section of Indian polity. ठीक है, इस सेशन में हम क्या करेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए। देखो, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया इसके थ्रू। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं ना कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर करवाएंगे एमसीक्यू। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको कि आपको एक ही जगह पे एक समराइज्ड वे में सारी जानकारी मिल जाएगी उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हु आर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनी थी, इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर के.एम. मुंशी। क्या होगा आपका राइट आंसर? योर आंसर शुड बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है ना, इनका अगर लाइफ से कुछ हम बात करें इनके लाइफ के बारे में, तो पंच तीर्थ जो है 5 प्लेसेस इनके लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, इनका बर्थ प्लेस कहाँ पे है? तो इनका बर्थ प्लेस जो है वो मऊ में है। वो कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? इंदौर के आसपास आपको देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू की बात की गई है, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाहौर सेशन। 1929 में लाहौर सेशन को जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करेंगे। और इसी सेशन के अंदर हमने ये देखा था कि हमने कंप्लीट स्वराज का डिमांड किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर देखें तो इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनको सरदार का जो टाइटल है, जो बारदोली सत्याग्रह किया था इन्होंने, तो बारदोली की जो औरतें थी, वहां की विमेन थी, उन्होंने इन्हें सरदार का टाइटल दिया था। और के मुंशी की बात करें तो ये मेंबर थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपसे पूछ रहा है कि कितने मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था। अब ये किस डेट की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है आपको 26 नवंबर 1949। अब बताओ कि कितने लोग थे जिन्होंने साइन किया था। राइट आंसर इज 284 मेंबर्स। अब आप बोलोगे कि इतने कम मेंबर क्यों थे? स्टार्टिंग में तो हमें ज्यादा मेंबर देखने को मिले था। तो देखो, कॉमन सेंस लगाओ कि कुछ मेंबर जो होंगे अब्सेंट होंगे, कुछ ऑफिस वेकेट रहेगा, कुछ मेंबर्स की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से ऑफिस वेकेट हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट किसके द्वारा किया गया था, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट किया था। ठीक है, जब तक इनफोर्स नहीं हो जाता 26 जनवरी 1950 को, तब तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था यही हमारा क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। आपसे पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है सीए, इसका परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने इनमें से? देखो, जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे इन्हीं को पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो दिसंबर 9 1946 को बनाया गया था। ठीक है, किनको बनाया गया था? राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था। के मुंशी की बात करें तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के ही मेंबर देखने को मिले थे। ठीक है, जवाहरलाल के नेहरू के बारे में हमने देखा था, डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में। और ये जो थे, अगर इनसे कोई कमेटी पूछा जाए तो ये स्टेट्स कमेटी से रिलेटेड थे। ठीक है, किससे? स्टेट्स कमेटी से ये रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपसे पूछा जा रहा है, 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन है जो कि कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे उस समय। 4 ऑप्शन है, जेबी कृपलानी, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी एंड टीटी कृष्णमचारी। कौन होंगे इसमें से? देखो राइट आंसर आपको जाना है किसके साथ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, ये किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। इवन अगर आप बैकग्राउंड में जाओगे तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने देखे थे, तीनों कहां पे हुए थे? लंदन में हुए थे। और इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर पार्टिसिपेट करते हैं। और वो क्यों जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए? तो इनको डिप्रेस्ड क्लास जो है, डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन चाहिए होता है, इसीलिए ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और कुछ अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर जी की, तो हमने देखा पूना पैक्ट साइन हुआ था कब? 1932 के अंदर। और पूना पैक्ट के अंदर हमने ये देखा था कि एक तरफ अंबेडकर साहब थे, दूसरी तरफ गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो कि बैकवर्ड उस समय के होते थे ना, डिप्रेस्ड क्लास, इनको रिजर्वेशन देने की बात फाइनली मान ली जाती है। यहाँ पे इनके अपलिफ्टमेंट, बेसिकली रिजर्वेशन का मतलब तब अपलिफ्टमेंट से होता था, अभी के कंटेक्स्ट में रिजर्वेशन के मायने बदल गए। अभी गवर्नमेंट उसे वोट बैंक की तरह यूज करती है। अगले सवाल पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मेंबर्स वेर असाइंड बाय द कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने मेंबर्स को कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में साइन किया था? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्रेसिडेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर कीजिए इसका। देखो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या साइन किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर हम फॉर्मेशन देखें तो 3 मेंबर कमेटी आती है, सर पैथिक लॉरेंस होते हैं उसके हेड, और क्लेमेंट एटली के टाइम पे उसको भेजा जाता है। तो उस समय हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले प्रेसिडेंट को चुना जाता है, और किसे चुना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और जो फाइनेंस की बात हो या डिफेंस की बात हो, तो ये सारी चीजें अगर इसकी बात करोगे तो ये ब्रिटिश ने इसके ऊपर अपना ये रखते थे कि ये सारे हमारे अंदर रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, आपसे टाइम पूछा जा रहा है। क्या होगा राइट आंसर इसका? आंसर कीजिए। देखो इसका राइट आंसर होगा 2 years 11 month एंड 18 days। देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट क्या है? हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली मतलब क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक लिमिटेशन बनाता है। किसके ऊपर? लेजिस्लेचर के ऊपर। ठीक है, लेजिस्लेचर अपना वहां पे मोनोपोली नहीं दिखा सकते कि हम कुछ भी लॉ बना दें, उन्हें लिमिट किया जाता है इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और जब मैंने ये बोला है कि वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जब इसे हमने अडॉप्ट किया था उस समय 395 आर्टिकल्स इसके अंदर देखने को मिले थे, 22 पार्ट्स इसके अंदर देखने मिले थे, और 8 स्केड्यूल देखने को मिले थे। लेकिन अगर आपसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो 448 प्लस आर्टिकल्स अभी प्रेजेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, 22 पार्ट्स हमें देखने को मिलता है। और शेड्यूल की बात करें तो टोटल कितने शेड्यूल आपको देखने को मिलते हैं? तो टोटल आपको 12 शेड्यूल देखने को मिलते हैं। और 12th शेड्यूल क्या है? तो 12th शेड्यूल आपका किससे है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। याद आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप देखो सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना वो फॉर्मेशन से रिलेटेड है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात की जाए या जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ना ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम वही सारे सवाल लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
Which of the following gave the idea of Constituent Assembly for India? अब इन चारों में से किसने आइडिया दिया था? क्या वो साइमन कमीशन था, राजा जी फॉर्मूला था, कैबिनेट मिशन प्लान था और वेवेल प्लान था? क्या होगा इसका राइट आंसर, आप बताइए। राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान को भेजने वाला इंसान कौन था? तो वो था क्लेमेंट एटली, जो कि प्राइम मिनिस्टर था कहां का? ब्रिटेन का। अगर हम राजा जी फॉर्मूला की बात करें तो आप बताओ कि राजा जी फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? बताओ आप, राजा जी फॉर्मूला किससे रिलेटेड है और ये कब आया था? तो राजा जी फॉर्मूला जो है वो हमने देखा था 1945 में। और ये किससे रिलेटेड है? तो देखो ये क्या हुआ था ना, यहाँ पे राजा जी आए थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आए एक प्लान लेके और बोले कि जो मुस्लिम लीग है और जो आईएनसी है ये दोनों मिल के सरकार बना ले। बेसिकली हमारे इंडिया के दो टुकड़े नहीं होते, लेकिन फाइनली ये प्रपोजल फेल हो जाता है। वेवेल प्लान की बात करें तो लॉर्ड वेवेल लेके आते हैं कब? 1945 में। वेवेल प्लान के फेल होने के बाद हम देखते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस बिठाया जाता है एंड फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन की अगर बात करें तो 1927 के आसपास हमने देखा था साइमन कमीशन आता है। 1929 में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट पब्लिश करेगा। और साइमन कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था अगर ये आपसे पूछा जाए तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये चेक करना कि क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है या नहीं, ये इसका फॉर्मुलेशन था। और हमने साइमन कमीशन का बायकॉट क्यों किया? क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स थे एंड ऑल 7 वेर व्हाइट, सारे के सारे व्हाइट मेंबर्स थे, ब्रिटिश थे, और इसीलिए हमने इसका बायकॉट किया। और फाइनली एक पीसफुल प्रोटेस्ट में हम देखते हैं कि पंजाब केसरी जो लाला लाजपत राय है उनकी डेथ हो जाती है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट वो कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो संविधान था उसको 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट किया गया, पास किया गया, किसके द्वारा किया गया था? योर ऑप्शंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना आपने एक वर्ड सुना होगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर एक वर्ड मेंशन है सॉवरेंटी, और इसी सॉवरेंटी की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को यहां से आप एलिमिनेट कर दोगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब देखो चुने गए थे, लेकिन इन्होंने इसको इंप्लीमेंट इनेक्ट नहीं किया था। तो कौन करेगा? राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो कौन थे, क्या वो इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे, तो आपका आंसर क्या होगा कि पार्शियली इलेक्टेड थे एंड पार्शियली नॉमिनेटेड थे। और जो इलेक्शन भी हुआ था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से उनको किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। When did Indian Constitution Assembly meet for the first time? आपसे पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पहली बार कब मिला। तो देखो फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, तो फॉर्मेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और जिस दिन फॉर्मेशन होता है उसी दिन इनकी क्या होती है? पहली मीटिंग भी होती है। और इसी मीटिंग के अंदर ये क्या करेंगे कि टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? वो बनेंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इनके एडवाइजर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाएगा। ठीक है, आगे चले। और 26 जनवरी 1950 की बात करें तो इस दिन हमारा संविधान केम इनटू फोर्स आया था, मतलब वो फोर्स हो गया था, पूरे देश पे इक्वली अप्लाई हो गया था। और 26 जनवरी ही हमने क्यों चूज किया? क्योंकि हमने देखा था आफ्टर लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी 1929
उसके बाद हमने क्या देखा था कि नेक्स्ट ईयर 1930 को जनवरी 26 1930 को हमने क्या देखा कि इन द बैंक ऑफ रिवर रावी वी फ्लड आवर ट्राई कलर, दैट्स व्हाई वी आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 26 ऑफ जनवरी। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। आपसे यह पूछा जा रहा है कि हमारा संविधान बन के किस डेट पे तैयार हो गया था। 4 डेट 3 डेट आपको दिए गए हैं। 26 जनवरी 1950, देखो इस दिन इनफोर्स हो गया था। 26 जनवरी 1949 इस दिन क्या हुआ था, हमने इसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया था। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, आप आंसर कीजिए इसका, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो जिस दिन हमने एडॉप्ट किया था उसी दिन इसे कंप्लीट भी माना गया, ठीक है। इसे पहले हमने देखा था, कई बार ड्राफ्ट को पढ़ा गया था और इसी चक्कर में 2 साल 11 मंथ और कुछ दिन आपने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में लगा था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय। किसके द्वारा यह बोला गया कि जो इंडिया का संविधान है उसको फ्रेम करने वाले जो लोग हैं वो इलेक्टेड होंगे। किसके द्वारा ये बोला गया था? साइमन कमीशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। किसके द्वारा बोला गया था? देखो मैंने आपको बताया था कि क्लीमेंट एटली ने भेजा था 3 लोगों को और बोला था कि जाओ वहां पे, और फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है। कब होता है? तो 9 दिसंबर 1946 को होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, जिसको आप कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से भी जानते हो, ठीक है। क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद 1942 में हमने देखा था क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद भी गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। डू और डाई का यहीं पे नारा देते हैं गांधी जी। डू और डाई का जो कॉन्सेप्ट है ना, यहीं पे गांधी जी ने दिया था। अब आपके मन में कभी कभी सवाल भी आता होगा कि गांधी जी ने जब डू और डाई बोला तो क्या ये उनके नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को वायलेट नहीं करता? तो राइट आंसर देखो क्या है ना कि ये करो या मरो, ये फेज ऐसा था कि हम लड़ते लड़ते अंग्रेजों से परेशान हो चुके थे। तो गांधी जी का ये कहना था कि या तो आज तुम खड़े रहो, आजादी ले लो, वरना मर जाओ इसी ग्राउंड में, ठीक है। साइमन कमीशन का हमने क्या देखा था कि ये आया था 1927-28 के आसपास। ये चेक करने के लिए आता है कि क्या इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए तैयार है या नहीं। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो इसमें हमने क्या देखा था, जो डायरकी है इसको सेंटर पे लाया गया था और प्रोविंसों से हटा दिया गया था। आपको याद आ गया होगा। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि फेडरल स्ट्रक्चर की बात, तो हम क्या बोलेंगे? वो हमने कनाडा से लिया है। लेकिन जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है वो कहां पे मेंशन्ड है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। Who of the following has stated that the constitution has not been set in a right mold of federalism? किसने ये बोला है कि जो हमारा संविधान है वो बिल्कुल ही फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे फिट नहीं बैठता है? किन्होंने बोला है? डी बसु ने बोला, के मुंशी ने बोला, भीमराव अंबेडकर या AK अय्यर ने बोला? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में ये बात की जा रही है। तो 12th का आंसर दीजिए, किसने बोला है? तो राइट आंसर होगा आप हमारा AK अय्यर। ये देखो मद्रास प्रोविंस से ये ताल्लुक रखते थे। अगर के मुंशी की बात करें तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे मेंबर ही रह चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें ना, तो इन्होंने जो आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल रिमीडीज का कॉन्सेप्ट है उसे हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं।
पूछा जा रहा है आपसे, हु ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है किसके द्वारा मूव किया गया था, कौन होंगे ये बताओ। अब मैंने आपको बोला था कि जब 9 दिसंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया, इसके जस्ट 4 दिन के बाद 13 दिसंबर, जो दिसंबर 13 1946, अगर इस डेट की अगर आप बात करोगे तो इस डेट पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और किसके द्वारा किया जाता है, इट वॉज पास्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो हमारा प्रेजेंट प्रियम्बल है वो प्रियम्बल क्या है, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने मेंबर थे जो कि ड्राफ्टिंग कमिटी के पार्ट थे, 7, 9, 11, 30, कितने मेंबर्स थे। देखो आपने पिछले क्वेश्चंस में ये तो देख लिया था कि इसको हेड कौन कर रहे थे, तो हेड कौन कर रहे थे, वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर। और कितने मेंबर थे टोटल, तो टोटल मेंबर आपके कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 6 मेंबर्स थे प्लस 1 चेयरमैन थे। अब कोई बता सकता है कि मुझे ये 6 के 6 मेंबर कौन कौन थे इसमें से। देखो एक तो देखो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के मुंशी थे, मोहम्मद सदादुल्ला थे, ये सब कुछ ऐसे नाम है जो इसके पार्ट थे, बाकी के आप देख लेना। ठीक है, 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया गया, सर BN राव एज एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इनको परमानेंट एडवाइजर बनाया जाता है। जब परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं तो फिर ये एडवाइजर बनते हैं, प्रेसिडेंट के भी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी। ठीक है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर। आप बताओ कि किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था। 15 का आंसर क्या होगा इसमें से, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, सर BN राव, एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां पे आप कंफ्यूज मत होना भीमराव अंबेडकर से, भीमराव अंबेडकर ने हेड किया था, वो चेयरमैन थे उस कमेटी के। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आपका अब सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। 4 आपको दिए गए हैं, इसमें से फर्स्ट है आपका, द रिप्रेजेंटेटिव्स वे टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। देखो जो हिंदू थे ना, हिंदू को जनरल कैटेगरी के अंदर वहां पे रखा गया था, हिंदू और अदर कास्ट जो थे उसको जनरल कैटेगरी के अंदर उस समय रखा गया था। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखते हैं। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389। ठीक है, एंड लास्ट वन है, द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। अगर आप देखो इलिमिनेट भी करोगे ना, तभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये 7 मेंबर्स कमेटी थे। ठीक है, तो अगर 4 इलिमिनेट हो रहा है तो ये भी इलिमिनेट हो रहा है, ये भी इलिमिनेट हो रहा है। अब 2 ऑप्शंस बच रहे हैं आपके, आप आंसर करो इसमें से। क्या होगा आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर होगा 3 ओनली। ये बिल्कुल सही है कि 389 जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। देखो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की बात की गई ना, तो इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हेड नहीं किया था। इसको हेड कौन करेंगे, तो इसको हेड करेंगे कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, समझ में आ गया।
और रिप्रेजेंटेटिव्स की जो बात की गई थी, तो जो फोर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की गई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो बात की गई है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो हिंदू हैं इनको जनरल कैटेगरी में रखा गया था, वहां हिंदू वर्ड को यूज नहीं किया गया था। और वर्ड हिंदू यूज ना करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि जो उस समय के आप सिचुएशन समझ सकते हो कि जब अभी आज़ादी के 75 साल बाद इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उस समय तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे, एक राइवलरी चल जाती अगर एक प्रॉपर कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जाता। बाकियों को आगे इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि बाकी जो थे वो माइनर कम्युनिटी थे, उनकी पॉपुलेशन छोटी थी, इसीलिए उनके नाम को रिफ्लेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दो लिस्ट दिए गए। अब देखो कमिटीज, एक तरफ कमिटी है, दूसरी तरफ उसके चेयरमैन है। स्टेयरिंग कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, अब आप मैच करो। देखो स्टेयरिंग कमेटी जो है एकमात्र कमेटी ऐसी है जिसको हेड कौन करते हैं, तो जिसको हेड करेंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ए का 2 आपको कहां कहां दिख रहा है, तो देखो एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, तो ये दोनों तो बी और डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको कौन हेड कर रहे हैं, तो इसको हेड कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। अब सी का 4 मैच करो तो देखो कहां आ रहा है, यहां पे, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए ओनली। आप ऐसे इलिमिनेट करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर पाओगे। अब देख लेते हैं, और फंडामेंटल राइट सब कमेटी के बारे में बात करें तो कौन थे ये थे जेबी कृपलानी। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो कौन थे इसके हेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब जेबी कृपलानी के बारे में एक चीज आप और समझो कि जो जेबी कृपलानी जी हैं ये बने थे जब हम गुलाम थे, जब हम डिपेंडेंट थे किसके, ब्रिटिशर्स के, तो ये हमारे लास्ट बने थे गवर्नर, सॉरी आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे ना, ये लास्ट प्रेसिडेंट जो थे ये जेबी कृपलानी जी ही बने थे। और इसके पीछे वजह भी है कि 1942-43 के बाद आप देखोगे तो कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ आईएनसी के अंदर, और यही वजह है कि ये कंटिन्यू बने रह गए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या इसमें से राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी से, फटाक से आंसर कीजिए इसका, क्या राइट आंसर होगा इसका। देखो बोथ आर करेक्ट। जो सच्चिदानंद सिन्हा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सच्चिदानंद सिन्हा बिलोंग कहां से करते हैं, तो ये बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इनको इलेक्ट किया गया था एज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और एस.सी. मुखर्जी क्या बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ये भी आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कौन है वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, तो 1 का किससे आप मैच करोगे, 4 से, कौन होंगे वो, एस.सी. मुखर्जी। अब आप देखो ए का 4 आपको कहीं पे दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, कहां, बी में, तो आप बस इसको मार्क करके निकल जाओ ना, आपको बाकी ऑप्शंस को देखना भी नहीं है। चलो नॉलेज के लिए एक बार देख लेते हैं, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है। अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर की, तो वो कौन होंगे, वो होंगे के.एम. मुंशी। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट, तो किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इसके बारे में बात किया जाए, सॉरी ये कौन करेंगे, ये वी.टी. कृष्णमचारी करेंगे। और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जाए तो ये कौन करेंगे, जवाहरलाल नेहरू करेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चले। देखो कभी कभी आपको लग रहा होगा कि मैंने गलत मैच कर दिया, होता क्या है ना कि बोलते बोलते जबान फंस जाती है,
और फिर उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, हालांकि मुझे दिखते ही समझ आ जाता है कि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई और मैं उसको सही भी कर देता हूँ। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप थोड़ा सा उस पर कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। अब देखो जुडिशियल सिस्टम की बात की जा रही है जो कि इंडिया के अंदर हमने देखा है। इन इंडिया इट जुडिशियली यूनिफाइड इंडिया, ठीक है। द ब्रिटिश established a new system of law through the process of enactment and relevant interpretation of customary law, ठीक है। In general, the British tended to avoid the customary law of India। अब देखो या तो 2 करेक्ट होगा या 3 करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर में ही इसने कंट्रोवर्सी कर दी है। क्या बोल रहा है यहाँ कि ब्रिटिश यहाँ बोल रहा है कि अवॉइड करते थे इंडियन कस्टम्स को, ऊपर वाले में बोल रहे हैं क्या वो रिलीवेंस ढूंढते थे उसमें से। तो बिल्कुल जब फॉर्मेशन होने लगा तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए बन रहा है, तो उस प्रोसेस में जो इंडिया के लिए रिलीवेंस चीज़ें थी उसको ऐड किया गया। तो 2 अगर करेक्ट है, 3 अगर रॉन्ग है तो देखो ये भी एलिमिनेट हो रहा है, ये एलिमिनेट हो रहा है, ये एलिमिनेट हो रहा है। तो आपको नहीं भी पता है तो आप राइट आंसर ए के साथ जा सकते हो, ठीक है। अब ये जो टर्म है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे बोलोगे कि ऐसा कैसे लिखा है कि इट जुडिशियली यूनिफाइड इंडिया। देखो इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप कोर्ट है, एक ही रो में आपको दिखेगा सारे, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचो। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसीलिए वो चेक एंड बैलेंस रखने का भी काम करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम। आपसे पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो अगर करेक्ट स्टेटमेंट पूछे ना तो एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढो और उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946, ठीक है। एक बार के लिए हम देखते हैं इसको। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। देखो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर्स हमने देखे थे, तो ज्यों ही ये इनकरेक्ट हुआ, जहां जहां आपको 2 दिख रहा है उसको आप इनकरेक्ट कर दीजिए। तो एक ऑप्शन तो देखो आपका यहीं से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। थर्ड क्या है, द डिस्कशन within the constituent assembly were not influenced by opinions expressed by the public। देखो अब ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि पब्लिक का ओपिनियन वहां पे मायने रखता था, इसीलिए तो उसको ड्राफ्ट को रीड किया जाता था ना, ताकि पब्लिक ओपिनियन दे। अब देखो 2 इनकरेक्ट है, 3 इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन भी गया आपका, ये ऑप्शन भी गया। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ collective participation, submissions were solicited from the public। क्या होगा अब इसका राइट आंसर? 2 पहले ही ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी, 1 और 4, ये सही है। अब ये देखो ये क्यों है, क्योंकि सबमिट करते थे, पब्लिक से जब मांगा जाता था सजेशन तो वो वहां पे सजेस्ट करते थे, उस सजेशंस को रिव्यू किया जाता था, अगर उसमें से लगता था कि कुछ ऑथेंटिक है तो उसे ऐड भी किया जाता था। इसीलिए आपका ऑप्शन 1 और 4 करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका डी ओनली। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था आपको, लेकिन अगर आप इलिमिनेट करके चलो तो वो भी आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कन्वेंड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ सब कमिटी हेडेड बाय गोपीनाथ बारदोलोई। देखो यहाँ पे गोपीनाथ बारदोलोई सब कमिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब इसी में है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको बताना है। 5th शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ऑल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, ठीक है। 6 schedules फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है। एंड डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब देखो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का जो यहाँ पे बात है ना, आप इलिमिनेट करो खुद से, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि 6th शेड्यूल जो है वो सेंट्रल प्रोविजन है, और 5th शेड्यूल की बात करें ना तो ये स्टेट्स इसको पावर देता है, और इसीलिए 5th शेड्यूल का स्कोप कम है और 6 का स्कोप ज्यादा है। और 6th शेड्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही स्टेट हमें नॉर्थ ईस्ट के देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो 6th शेड्यूल के अंदर मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट की बात की गई है। तो जब 4 स्टेट की ही बात की गई है तो इसको हटा दीजिए। अब 3 हटा तो ये भी गया, ये भी गया। डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देखो ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का जो टेरिटरी का डिमार्केशन था इस कमिटी से नहीं हुआ था। ये कमिटी बेसिकली क्या था कि एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड जो एरिया है, ट्राइबल एरियाज है, उसके बारे में बात करता है। तो इसको भी आप इलिमिनेट कर दो। तो 4 जब इलिमिनेट हो रहा है तो राइट आंसर आपके पास क्या बचा है? 1 ओनली, व्हिच इज 5th शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ पर्सन्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड कमिटीज दिए गए, आपको मैच करना है। तो अगर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे हैं तो भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने एक ही चीज देखा था, वो क्या था? ड्राफ्टिंग कमिटी। कहीं दिख रहा है आपको ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। तो डी का हमने 3 मिला दिया। अब देखो डी का 3 कहाँ है? 2 जगह है। तो बाकी सी और डी को तो हम पहले इलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। देखो इलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी यूपीएससी जो ट्रैक छोड़ रहा है, यूबीपीसीएस उसको एक्वायर करता जा रहा है। तो अगर आप उसमें अपीयर होने वाले हो यूपीपीसीएस के एग्जाम में, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर लास्ट टाइम देखोगे तो बीपीएससी ने यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चंस को पार कर दिया था, उसके लेवल्स को। अब अगर हम एससी मुखर्जी की बात करें तो एससी मुखर्जी को हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। हमने क्या देखा था कि जो एससी मुखर्जी हैं वो क्या बने थे? वो वाइस चेयरमैन बने थे। अब देखो सी का 4 आपको कहीं दिख रहा है इन दोनों ऑप्शन में, एक ही जगह आपको दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए ओनली। समझ में आया? इलिमिनेट करके आप कितने आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। बाकी जो 2 बचे हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये कौन होंगे? ये होंगे चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों? क्योंकि चेयरमैन कौन होगा? जो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट हमने किसे इलेक्ट किया था? तो प्रेसिडेंट हमने राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया था। और टीटी कृष्णमाचारी के बारे में देखें तो ये क्या थे? ये मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्टेटमेंट ज्यादा बड़ा देख के घबराना नहीं है आपको, ये नहीं सोचना है कि ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है तो क्या होगा, ठीक है। सवाल आप देखो, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइडेड अ मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इट इज नॉट अ contrivance to install any particular party in power as has been done in some countries. Who should be in power is left to determined by the people as it must be if the system is to satisfy the test of democracy. सिंपल से लाइन में अगर हिंदी में आपको समझना है तो आप ये समझो कि इन चारों में से किसी इंसान ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और यहाँ पे पब्लिक के विल पे ही चुने जाएंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव। कुछ कंट्रीज जैसे लाइक जर्मनी में डिक्टेटरशिप चला हिटलर का, तो इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। तो इनमें से किसका ये स्टेटमेंट था? क्या वो जवाहरलाल नेहरू जी का था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, मौलाना अबुल कलाम आजाद का था और आचार्य जेबी कृपलानी का था? किसका था ये स्टेटमेंट? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का।
राइट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही ऐसा स्टेटमेंट देंगे, क्यों देंगे इन चारों ऑप्शंस में? क्योंकि अगर आप देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे जेवी कृपलानी हो, या चाहे अब्दुल कलाम आजाद हो, ये तीनों के तीनों आईएनसी के मेंबर थे। इवन अब्दुल कलाम आजाद जो हैं ये तो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे। आप ऑड इवन करके भी बाहर निकाल सकते हो कि ये तीन के तीन आईएनसी से रिलेट करते थे, तो कौन इसमें हो सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। और कब ये स्टेटमेंट दिया था? तो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस भीमराव अंबेडकर ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इन चारों में से कौन थे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे? भीमराव अंबेडकर के बारे में तो हमने देखा, ये तो चेयरमैन थे, उसके चेयरमैन थे ना भीमराव अंबेडकर, तो ये तो बिल्कुल ही थे। आपसे पूछ रहा है कि नोट द मेंबर ऑफ कमेटी, ऐसा ना कि जल्दीबाजी में देख के मार दो भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्या है? के एम मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर एंड लास्ट वन मोहनदास करमचंद गांधी। आपने रिसेंटली देखा होगा कि न्यूज चैनल पे गुल्लू के नाम से फेमस है वो इंसान, वो मोहनदास करमचंद गांधी प्रोनाउंस नहीं कर पाया था। ये है हमारे इंडिया के न्यूज चैनल्स की कंडीशन। क्या होगा आपका राइट आंसर? देखो राइट आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें ना, तो 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं। 1 साल इनको लग जाता है इंडिया की कंडीशंस को समझने में। फाइनली 1916 में जो लखनऊ सेशन होता है आईएनसी का, जिसको अंबिका चरण मजुमदार प्रिसाइड करते हैं, तो उसमें ये पहली बार आईएनसी के सेशन को अटेंड करेंगे। और इसी सेशन में राजकुमार शुक्ल आएंगे, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, और ये गांधी जी को बोलेंगे कि चंपारण वाले एरिया में जो 3 कठिया सिस्टम चल रहा है, इंडिगो कल्टीवेशन, जिसमें क्या होता था 3/20 का कॉन्सेप्ट था कि 1 बीघा में 3 कट्ठा जो है वो आपको नील की खेती करनी थी, इंडिगो कल्टीवेशन करना था। फाइनली अगले साल राजकुमार शुक्ल जी के कहने पे गांधी जी अगले साल 1917 में चंपारण जाते हैं, और वहां पे हम चंपारण सत्याग्रह देखते हैं, जो कि इंडिया के अंदर गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। टाइम देखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट व्हिच ऑफ देम आर करेक्ट। कोड्स आपको दिए गए हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, क्या है पहला? द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्टीमेटली बिकम अ प्रीएम्बल। देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही क्यों है? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को पास किया गया था। और किसके द्वारा किया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर। बिल्कुल, जो प्रीएम्बल है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं है। अगर इसको जस्टिफाई आपको करना है तो आपको किसी और पार्ट के साथ इसको रिलेट करके देखना होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल 100% करेक्ट है। थर्ड क्या है? इट कैन नॉट बी अमेंडेड। अब देखो यहीं पे प्रॉब्लम हो गया। यहां क्या बोल रहा है? इट कैन नॉट बी अमेंडेड। केशवानंद भारती केसेस में ये क्लियर किया गया था कि प्रीएम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को का, और उसको भी अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। और हमने देखा भी था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है 1976 का, इसके अंदर हमने देखा था कि प्रीएम्बल के अंदर 3 वर्ड ऐड किए गए थे। तो देखो 3 रॉन्ग है।
अगर 3 रॉन्ग है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, फर्स्ट 2 तो करेक्ट है, फोर्थ देख लेते हैं। इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे आप फंस गए। देखो ये नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर है, लेकिन ये क्या है कि किसी और पार्ट के साथ आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। और यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आंसर करो इसका फटाक से, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो इसका राइट आंसर होगा ए ओनली। क्यों ए होगा? इट कैन ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर दे सकता है, जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन पावर प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन 26th of November 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स। अब देखो अभी हमने देखा था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब? 1976 के अंदर। उसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन कौन से वर्ड थे? वो वर्ड थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड वहां पे ऐड किया गया था। तो देखो सोशलिस्ट यहां पे मेंशन्ड है, सेक्युलर यहां पे मेंशन है, इंटीग्रिटी यहां पे मेंशन्ड है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ओरिजिनली कौन कौन से वर्ड मेंशन नहीं थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। अगर हम सोशलिस्ट की बात करें ना, तो हमने यूएसएसआर से हमने इसको एडॉप्ट किया था। रिपब्लिक की बात करें तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आपके सामने है। असर्शन रीजन का सवाल है। आजकल सारे स्टेट पीसीएस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, उनका बहुत मजे से सवाल पूछने लगे हैं वो, स्पेशली यूपी पीसीएस और बीपीएससी के अंदर। असर्शन क्या कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकम द लॉन्गेस्ट वन। देखो ये हमें पता है कि लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड का है वो कौन सा है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखो असर्शन बिल्कुल सही है। अगर वो सही है तो डी को एलिमिनेट कर दो, जहां पे असर्शन को फॉल्स बताया गया। ठीक है, रीजन पूछ रहा है द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है कि बोरोड किया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन मुझे ये बताओ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट है, सबसे लंबा है, उसका कोई भी कनेक्शन आपको दिख रहा है सेकेंड वाले से, फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट से? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे ये होता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मल्टीपल कंट्रीज से अडॉप्ट किया तो फिर असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हो जाते। लेकिन स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट, लेकिन एक्सप्लेनेशन वो करेक्टली नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली। समझो ना, यहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है और ऊपर क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कोई रिलेशन ही नहीं आपको दिख रहा है इसमें। हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही है, इसके लिए हम बी के साथ गए। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग वेर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 ऑप्शंस आपके पास है, आपको बताना है कि इनमें से कौन थे जो कि मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। ठीक है, अब देखो अगर वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनको सरदार का टाइटल दिया गया, लौह पुरुष का टाइटल दिया गया। ये दूर दूर तक आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे कहाँ दिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में वो दिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू हमें कहाँ देखते हैं? स्टेट्स कमेटी में देखते हैं हमें। तो ये भी क्या हो गए? इलिमिनेट हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो देखो इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और चेयरमैन कौन थे ड्राफ्ट कमेटी के? तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं।
द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखो इंडिया ने क्या किया कि दुनिया भर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनकी हर एक अच्छी चीजों को हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है उसे हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने यूएसए से प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट किया है। हमारे अलावा दुनिया के कई और भी देश है जिन्होंने यूएसए से अडॉप्ट किया है प्रियम्बल को। अगर हम कनाडा की बात करें ना, तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है ना, फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलता है वो हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। फ्रांस की बात करें तो जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, तो वो हमने फ्रांस से लिया है। अच्छा, रिपब्लिक वर्ड जो है फ्रांस में ही सबसे पहले यूज क्यों हुआ था? देखो फ्रांस में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है और उसके बाद इसी रिवॉल्यूशन के बाद वहां की मोनार्की को उखाड़ फेंका जाता है और वहां पे एक क्लब चलता था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब, और इसी जैकोबियन क्लब के मेंबर कौन थे? तो वो मेंबर थे टीपू सुल्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? चारों में से कौन से नहीं थे? तो ये आई थिंक रिपीट हो गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी ने एक ही बार आईएनसी के सेशन को हेड किया था, आईएनसी के एक ही सेशन को हेड किया था, और वो कौन सा सेशन था? वो बेलगांव सेशन था कर्नाटका का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपीयर्स इन। जो ये फेडरल वर्ड है, क्या ये हमारे संविधान के अंदर आपको देखने को मिलता है? देखो आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया को बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बोला गया? इसको बोला गया यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो फेडरल वर्ड जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ द अबव। अच्छा, आर्टिकल 368 की बात की गई है, तो आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 एमेंडिंग प्रोसीजर की बात करता है, और जो एमेंडिंग प्रोसीजर है वो हमने कहां से बोरो किया? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एमेंडिंग प्रोसीजर हमने कहां से बोरो किया है, तो आप क्या बोलोगे? वो हमने किया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये वही जगह है जहां पे गांधी ने जाके कमाल दिखाया था। अगर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो आपके ऑप्शंस में मेंशन है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपके फंडामेंटल राइट से मेंशन है। ठीक है, और प्रियम्बल को तो हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पहली बार प्रियम्बल की बात की गई थी, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल का वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय व्हिच मॉडल ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो। जो फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर देखने को मिलता है वो किस कंट्री से इंस्पायर्ड है? देखो यूएसए में है ना, यूएसए में ये बोला जाता है कि एक समूह है, एक ग्रुप है स्टेट का, और वो क्या कर सकते हैं? वो जब चाहे इस ग्रुप को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट, और स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है सीड करने का, ये छोड़ नहीं सकते हैं इस यूनियन को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रसिया से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है? देखो, तो जो सोशलिस्ट वर्ड है ये हमने कहां से किया? रसिया से किया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ये भी हमने कहां से किया था? ये भी हमने रसिया के अंदर से ही किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया हैज बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमने लास्ट टाइम, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप उसको ढंग से देखोगे तो आपको वहीं पे सब कुछ दिख जाएगा। हमने देखा था
प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन था, वहां पे लिखा हुआ था कि हमने उसको यूएसए से बोरो किया है, और बिल्कुल ये सही भी है। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वो हमने कहां से बोरो किया है, तो वो हमने किया यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें सिंगल सिटीजनशिप की, तो वो भी हमने कहां से बोरो किया है, यूके से ही बोरो किया है, ठीक है। आयरलैंड की बात करें ना, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारा डीपीएसपी हमने आयरलैंड से बोरो किया है। अगर कभी ये सवाल आ जाए कि आयरलैंड ने कहां से डीपीएसपी बोरो किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा पोलैंड से। तो डीपीएसपी का जो ओरिजिन है वो पोलैंड के अंदर होता है, पोलैंड से आयरलैंड एडॉप्ट करेगा और आयरलैंड का जो है वो हम एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। अच्छा, यूएसए की बात करें ना, तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जो होता है ना, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, जिसको हमने मेनका गांधी केस में देखा था, तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ हमने यूएसए से अडॉप्ट किया था। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है, जिसे हमने कहां से, जिसे हमने जापान से बोरो किया था, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन इज, द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। देखो, जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है इसे हमने केशवानंद भारती केस में देखा था, और इसको जुडिशियल क्रिएशन बोला जाता है, जुडिशियल एक्टिविटिज्म के नाम से इसको जाना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या ये मेंशन्ड है, तो देखो बिल्कुल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल मेंशन नहीं है। पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं, पार्लियामेंट तो चाहती है कि ये हट जाए ताकि जो लेजिस्लेचर है उनको अनलिमिटेड पावर मिल जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट, ठीक है। हालांकि अगर यहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन लिखा होता, सी की जगह अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होता तो आपका राइट आंसर सी हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चार चीजें आपसे पूछी गई और आपसे पूछा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या नहीं है। योर ऑप्शंस आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल रिव्यू। कंफ्यूज मत होइएगा सोवरेंटी देख के, क्योंकि सोवरेंटी जो है ना, सोवरेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सबसे बड़ा लॉ बुक है, ना कि पार्लियामेंट। तो यही आपका इलिमिनेट हो जाएगा और राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सी ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, अब आपसे फीचर पूछ रहा है हमारे इंडिया के संविधान का कि किस तरह का फीचर है, क्या ये फेडरल नेचर है, इसका यूनिटरी फीचर है, क्वासी फेडरल है, या प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जस्ट लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड। क्या है राइट आंसर होगा क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल किसके द्वारा बोला गया था, तो के एम मुंशी के द्वारा इसे क्वासी फेडरल बोला गया था, ठीक है। और इंडिया कंसिस्ट ऑफ, देखो आर्टिकल 1 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि इंडिया डेट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है इंडिया, ये है यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। कोई भी स्टेट इस यूनियन से बाहर नहीं जा सकता जब तक पार्लियामेंट ना चाहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि which one of the following is not a part of the basic structure of Indian Constitution। चार चीजें दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। हमने देखा था केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर को पहली बार ऐड किया गया था। आंसर कीजिए इसका फटाक से। क्या होगा इसका राइट आंसर, देखो रूल ऑफ लॉ बिल्कुल है, सेक्युलरिज्म बिल्कुल पार्ट है। अगर सेक्युलरिज्म पार्ट नहीं होता तो प्रेजेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है इसने बहुत ट्राई किया है सेक्युलरिज्म को हटाने का, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। आपके पास दो ऑप्शंस बचे।
रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड लास्ट वन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या मेंशन्ड नहीं है। देखो रिपब्लिक तो हम हैं, लेकिन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो बात की गई है ये हमारे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ क्या देखने को मिलता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को पूछा जा रहा है कि क्या वो रिजिड है, क्या वो फ्लेक्सिबल है, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, और पार्सली रिजिड एंड पार्सली फ्लेक्सिबल। देखो अब समझो, आर्टिकल 368 के अंदर 3 टाइप से अमेंडमेंट करने का प्रोविजन है। पहला है सिंपल मेजोरिटी, जिसमें हाफ ऑफ द मेंबर जो होंगे प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे तो पास हो जाएगा। उसके बाद क्या है स्पेशल मेजोरिटी, तो उसमें है 2/3 ऑफ मेंबर का प्रेजेंट होना और पास करना जरूरी है। एंड थर्ड वन होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि कुछ चीज़ों को हम इजीली अमेंड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं थोड़े मॉडरेट है, और कुछ चीज़ों को अमेंड करना टफ इन नेचर है, क्योंकि उसे स्टेट से भी रेटिफाई करवाने की जरूरत पड़ती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, ना ही वो रिजिड है ना ही वो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे, हम हर दिन आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन सेशंस लेके YouTube पे आते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।